गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ वेदांत शर्मा। एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे एक वाइड सब्जेक्ट जिसे हम फार्मा कहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, फार्मा एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसमें 12 यूनिट्स हैं और सभी यूनिट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और उन सभी को कवर करना मुश्किल है। तो इसी वजह से हम कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स को डिस्कस करेंगे हर एक वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में हम टोटल 5 ड्रग कवर करने वाले हैं, जो कि हैं डायरेटिक्स, एंटी डायरेटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर, एंटासिड एंड एंटीमेटिक्स। तो हम इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, हम क्या क्या कवर करेंगे एक ड्रग में। तो हम सबसे पहले उसका करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके बाद फिर उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है ADME, वो ड्रग कैसे वर्क करती है, उसका क्या एब्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके बाद यूजेस, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, साइड इफेक्ट्स एंड उसके रोल ऑफ नर्स, जो कि और ये सभी कवर करके हम एक ड्रग को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं छोटा हो जाता हूँ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेटिक्स से। डायरेटिक्स होती क्या है? तो डायरेटिक्स वो ड्रग होती हैं जो कि सॉल्यूट और यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाती हैं किडनी से। मतलब जो हमारी किडनी होती है, जब वो वर्क कम करती है या फिर उसका कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जब हमारी बॉडी में बहुत सारा फ्लूइड जमा हो जाता है ना, या फिर जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, हाइपरटेंशन कंडीशन होती है, तो उसमें हम डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। सो आइए देखते हैं। ड्रग्स यूज टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड सॉल्यूट फ्रॉम किडनी, इन्हें हम डायरेटिक्स कहते हैं। डायरेटिक्स को इसमें 2 टाइप का बताया है, नेट्रियूरेटिक्स एंड एक्वायूरेटिक्स। नेट्री मीन्स Na मतलब होता है सोडियम। तो ऐसी डायरेटिक जो कि सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाए उसे हम नेट्रियूरेटिक्स कहेंगे, और ऐसे जो वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ाए उसे हम एक्वायूरेटिक्स कहेंगे। ठीक है, ये जनरली यूज़ होती हैं HTN और एडिमा में। HTN मतलब हाइपरटेंशन और एडिमा में यूज़ की जाती है। फिर हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया होता है, हाई एफिकेसी, मॉडरेट एफिकेसी एंड लो एफिकेसी। हाई एफिकेसी के एग्जांपल्स कई सारे होते हैं, पर हमें 3 इंपॉर्टेंट याद रखने, दैट इज फ्रोसामाइड, टॉर्सिमाइड एंड एजोसिमाइड, जो कि इसमें मैंने मेंशन किए हैं। हो सकता है इसमें स्पेलिंग्स गलत हो तो प्लीज़ माइंड मत करना। नेक्स्ट है मॉडरेट एफिकेसी। मॉडरेट एफिकेसी में भी उसको 2 सब पार्टों में डिवाइड किया जाता है, दैट इज थियाजिड एंड थियाजिड लाइक। थियाजिड में 2 एग्जांपल हैं इसमें लिख रखे हैं, पर कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, क्लोरोथियाजिड, पॉलीथियाजिड और हाइड्रोक्लोरोथियाजिड भी इसमें होती है। और थियाजिड लाइक है, उसमें 2 हैं, क्लोपामाइड एंड जिपामाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो एफिकेसी की। तो लो एफिकेसी को 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किया होता है। सबसे पहले आती है पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स, जिसका एग्जांपल होते हैं स्पाइरोलैक्टोन एंड एमाइलोरेट्स। और उसके बाद आती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस डायरेटिक्स, जिसका एग्जांपल होता है एसिटाजोलामाइड। ठीक है, फिर आती है अपनी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जनरली यूज़ की जाती है हॉस्पिटल्स में, जैसे कि मैनिटॉल हो गया, गिलिसरॉल हो गया, इन सबका यूज़ ज़्यादा होता है। मिथाइल भी जैसे थियोफाइलिन हो गई, एमाइनोफाइलिन हो गई, ये सारी इसके एग्जांपल्स होते हैं। फिर हम आते हैं MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोए। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं हाई एफिकेसी वाले का, दैट इज फ्रूसमाइड। फ्रूसमाइड क्या करती है? अब देखिए, एक बात गौर कीजिए, जितनी भी डायरेटिक्स हैं, क्योंकि ये सभी उसकी क्लास है, तो इन सभी का लास्टली फंक्शन क्या होगा? यूरिन का एक्सक्रीशन या फिर सॉल्यूट के एक्सक्रीशन को बढ़ाना। सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या होते हैं? एक तरीके से सॉल्यूट की कैटेगरी में आते हैं, दोनों सॉल्यूट की कैटेगरी में आते हैं। तो यदि इनका एक्सक्रीशन को कोई ड्रग बढ़ा रही है तो वो भी डायरेटिक्स की कैटेगरी में आएगी। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फ्रूसमाइड। फ्रूसमाइड क्या करती है? तो फ्रूसमाइड डिक्रीज सोडियम, क्लोरीन एंड पोटेशियम सिम्पोर्ट। मतलब देखो, सिम्पोर्ट क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में यदि 2 सॉल्यूट पार्टिकल्स एक साथ मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में तो उसे हम सिम्पोर्ट कहते हैं। यदि यही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो इसे हम एंटीपोर्ट कहते हैं, और यदि केवल एक सिंगल करें उसे हम यूनिपोर्ट कहते हैं। तो इनके सिम्पोर्ट को रोकती है, जिसकी वजह से इनका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। थियाजिड DCT पे एक्ट करती है। DCT क्या है? DCT है डिस्टिल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल। डिस्टिल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल जो कि नेफ्रॉन का पार्ट होती है, उधर वर्क करती है, उधर जाके सोडियम क्लोरीन और क्लोरीन के को ट्रांसपोर्ट को रोकती है, जिससे भी इनका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है पोटेशियम स्पैरिंग। अब पोटेशियम स्पैरिंग क्या काम करती है? ये लो एफिकेसी वाले में लो एफिकेसी वाले का एग्जांपल है। तो ये क्या करती है? एल्डोस्टेरोन के साथ बाइंड करती है और उसके एक्शन को इनिबिट करती है। वो क्या करता है? वो सोडियम का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जो एल्डोस्टेरोन होता है हमारा, वो सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, एल्डोस्टेरोन। अब यदि उसके एक्शन को इनिबिट कर रही है तो क्या करेगी? उसके रीएब्जॉर्प्शन को कम करेगी, यानी एक्सक्रीशन को बढ़ाएगी। बस यही होता है इसमें। फिर होता है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड क्या करती है? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्योंकि एसिटाजोलामाइड कौन सी सब यूनिट का पार्ट था? कार्बोनिक एनहाइड्रेस डायरेटिक्स। तो ये क्या करेगी? कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है उसको इनिबिट करेगी और NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन को रोकेगी। अब यदि इसके रीएब्जॉर्प्शन को रोकेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? जो सोडियम और क्लोरीन है उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, जिसे यूजेस को हम इंडिकेशन भी बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ये HTN, हाइपरटेंशन, एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, डायबिटीज इंसाइपिडस, फोर्स डायलिसिस, ARF, CRF, हाइपरकैलेमिया, इन सभी में यूज़ की जाती है। अब देखिए, हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम की ज़्यादा अमाउंट में हो जाना। ठीक है,
फिर ARF होता है एक्यूट रीनल फेलियर और CRF होता है क्रोनिक रीनल फेलियर, मतलब जो किडनी है वो फेल हो जाए, किडनी फेलियर भी बोल सकते हैं उसे। फोर्स डायलिसिस, डायबिटीज इंसाइपिडस, ये सभी में भी यूज़ करी जाती है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यानी कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें डायरेटिक्स को नहीं दिया जाता, तो वो होती है वो आती है अपने पास डायबिटीज मेलाइटस, एलर्जी, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो जनरली हम एलर्जी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन सभी में लिख देते हैं, बट इंपॉर्टेंट जो है वो है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, इम्बैलेंस में, और डायबिटीज मेलाइटस। तो ये दो याद कर लीजिएगा। अब एक बात आप गौर से देखिए, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हम क्यों इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर रहे हैं, क्योंकि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और लास्ट जो स्टेप है वो है क्या, सोडियम और क्लोरीन का एक्सक्रीशन को बढ़ाना, यानी ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है उसके अमाउंट को थोड़ा गड़बड़ा रही है, मतलब उनके एक्सक्रीशन को बढ़ा रही है, तो उनका जो नॉर्मल अमाउंट है वो अलग हो जाएगा हमारी बॉडी से। तो इस वजह से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की केस में इसको हम नहीं देते हैं। फिर आते हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं इसके, मतलब यदि एक्सेसिव अमाउंट में हम ले लेते हैं डायरेटिक्स तो क्या होता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकते हैं, GI अपसेट हो सकता है, और नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है। नोजिया वॉमिटिंग, GI अपसेट हम सभी में लिख सकते हैं, ये एक कॉमन साइड इफेक्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। डायरेटिक्स शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग नाइट। अब एक देखिए कि नाइट के दौरान इसको क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि ये स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है। डायरेटिक्स जनरली यदि यूरिनेशन को बढ़ाएगी तो उस वजह से बार बार एक पर्सन को यूरिन जाना पड़ेगा, यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा ना। तो और यदि वो सो रहा है, रात के टाइम पे दे दी तो वो सोते सोते बार बार उठेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर सोएगा, तो उसकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगी। और अवॉइड केप रिच डाइट, मतलब पोटेशियम रिच डाइट को भी हम इसमें अवॉइड करते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली ड्रग फिनिश। ये ड्रग बहुत छोटी सी थी और कई बार इसका क्वेश्चन आता है। फिर हम बात करते हैं एंटी डायरेटिक्स के बारे में। एंटी डायरेटिक्स क्या होती है, अब देखिए एंटी और डायरेटिक नाम से पता लग रहा है, यानी डायरेटिक के अगेंस्ट में जो वर्क करती है उनको हम एंटी डायरेटिक कहते हैं। तो ये क्या करेगी, यूरिनेशन को कम करेगी। ठीक है, ये क्या करती है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती है। अब मेंटेन कैसे करेगी, यूरिनेशन को कम करके। एक इंपॉर्टेंट बात, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किसमें होता है, डायबिटीज इंसाइपिडस में इसका यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर हम इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन में इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया होता है, ADH एंड इट्स एनालॉग, ADH एंड इट्स एनालॉग, दूसरा होता है थियाजिड डायरेटिक्स, एंड थर्ड वन इज मिसकैलिनियस यानी मिक्सचर। ओके, तो जो ADH और इस एनालॉग है उसके एग्जांपल है वेसोप्रेसिन और टेफ्लोपेसिन। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, हम कोई भी एग्जांपल याद कर सकते हैं, बट मिनिमम 2 या 1 तो याद, एक तो याद रहेगी। फिर होता है थियाजिड डायरेटिक जिसमें एमिलोडेट्स आते हैं। फिर आता है मिसकैलिनियस जिसमें क्लोरोप्रोपामाइड, ये PROPAMID है, क्लोरोप्रोपामाइड है ना। फिर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे जाते हैं। तो देखिए ये दो तरीके से वर्क करती है, या तो ये V1 रिसेप्टर पे वर्क करेगी, या फिर ये CD यानी कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट कलेक्टिंग डक्ट, उस पर वर्क करेगी। यदि ये V1 रिसेप्टर पे वर्क करती है तो ये वासा रेक्टा को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। अब यदि वासा रेक्टा कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो उस वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो GFR कम हो जाएगी, और GFR कम होगी तो यूरिनेशन कम हो जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा, और यही तो करना था इसको। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करे, कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करके वाटर की परमिएबिलिटी बढ़ा ले। ठीक है, वाटर की परमिएबिलिटी बढ़ गई तो उस वजह से क्या होगा, वाटर है वो वापस अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा इंटेस्टाइन में। मान लीजिए ये कलेक्टिंग डक्ट है, तो अब कलेक्टिंग डक्ट्स में इसमें जाके क्या कर दिया, वाटर की परमिएबिलिटी को बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, जो ये ल्यूमेन है, ये वाला जो ल्यूमेन है, इधर से पानी मूव कर जाएगा इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये वाली कलेक्टिंग डक्ट है इसमें यूरिन कम हो जाएगा, मतलब जो वाटर है उसकी कमी हो जाएगी, और वाटर की कमी हुई तो यूरिन ऑटोमेटिकली कम होगा, उसका फॉर्मेशन कम हो जाएगा, क्योंकि 90% पार्ट तो पानी बनाता है ना यूरिन का, इस वजह से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। यूजेस किस किस यूज में इसको लिया जाता है, तो डायबिटीज इंसाइपिडस जो कि इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज इंसाइपिडस के केस में इसको यूज किया जाता है। नॉक्चूरिया, नॉक्चूरिया मीन्स जो नाइट के टाइम पे जो यूरिनेशन होता है उसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अब ब्लीडिंग डिसऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के केस में इसे यूज़ किया जाता है, हीमोफीलिया। ओके, और एब्डोमिनल रेडियोग्राफी के केस में भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि जनरली हम एब्डोमिनल रेडियोग्राफी मतलब USG सोनोग्राफी जिसे हम बोलते हैं, सोनोग्राफी में जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका फुल होना जरूरी होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, एलर्जी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन तो हर किसी में लगा सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपरटेंशन के केस में नहीं दे सकते, हाइपरकैलेमिया के केस में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एंटी डायरेटिक क्या कर रही है, पानी को रोक रही है, यूरिन फॉर्मेशन कम कर रही है। पहले से हाइपरटेंशन यदि होगी एक पर्सन को और उसमें और ज़्यादा हम पानी को रोकेंगे या फिर यूरिन फॉर्मेशन कम करेंगे तो हमारी बॉडी फट सकती है, इतना प्रेशर आ जाएगा बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो साइड इफेक्ट में 3 जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो है नोजिया, वॉमिटिंग साइड और GI अपसेट। डिजीनेस भी है, क्रैम्प्स आ सकते हैं एब्डोमिनल, क्योंकि यदि बहुत देर तक यदि हमारी बॉडी में वाटर भरा रहेगा तो क्रैम्प भी आ सकते हैं। एडिमा हो सकता है इसका साइड इफेक्ट, और अल्सरेनेशन भी हो सकता है, यानी जो छाले पड़ना जिसे हम बोलते हैं वो भी हो जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है इसका ड्रग डोज, इसका ADME। तो इसको हम ओरली नहीं दे सकते, मतलब IV दे सकते हैं, है ना, पर ओरली नहीं दे सकते, क्योंकि ये ट्रिप्सिन जो कि हमारे किस में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एज अ एंजाइम प्रेजेंट रहता है, तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा इसको। ठीक है, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी यही इंपॉर्टेंट है, नेवर एडमिनिस्टर ओरली। ये हमारी दूसरी
फिनिश हो गई। फिर हम बात करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स, एक इंपॉर्टेंट ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये बिलोंग करती है। ब्रोंकोडाइलेटर्स, तो आपको समझ आ रहा है ब्रोंकोडाइलेटर्स नाम से पता लग रहा है यार, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने वाली ड्रग यूज फॉर डायलेशन ऑफ ब्रोंकस, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है। दूसरा, हम इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब क्लास होती है एंटी एस्थमेटिक ड्रग की। एंटी एस्थमेटिक ड्रग एक बहुत ब्रॉडर क्लासिफिकेशन होता है उसका, उसके अंदर में आती है ब्रोंकोडाइलेटर्स। अब ब्रोंकोडाइलेटर्स दी कब जाती है, वो जनरली ब्रोंकियल अस्थमा के केस में दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स होता है। पहला होता है सिम्पैथोमिमेटिक्स, जिसे हम बीटा एड्रेगोनिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। दूसरा होता है मिथाइलजेंथिन, और तीसरा होता है एंटीकोलिनर्जिक। जो सिम्पैथोमिमेटिक्स या फिर बीटा एड्रेगोनिक एंटागोनिस्ट है, उसे भी 3 सब पार्ट में डिवाइड किया होता है। पहला होता है सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, दूसरा होता है नॉन सिलेक्टिव 2 बीटा एगोनिस्ट, एंड तीसरा होता है नॉन सिलेक्टिव एड्रेगोनिक एगोनिस्ट, ठीक है। तो पहला जो सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट था, उसका एग्जांपल होता है साल्ब्यूटामॉल और टर्बिटलिन, ठीक है। दूसरा जो है वो नॉन सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है, जिसका एग्जांपल होता है आइसोप्रोपेनाइल, हाँ, और नॉन सिलेक्टिव एड्रेगोनिक एगोनिस्ट है, उसका एग्जांपल होता है एड्रेनलिन, तो इसको याद रखना है। फिर आता है मिथाइलजेंथिन के 2 एग्जांपल जो हमने पहले ही पढ़े थे डायरेटिक्स में। ये एक बात और, जो ये मिथाइलजेंथिन है, ये डायरेटिक फंक्शन शो करता है, यानी ये ब्रोंकोडाइलेटर की तरह तो रहता ही, साथ ही साथ ये डायरेटिक फंक्शन भी शो करता है। तो मिथाइलजेंथिन के एग्जांपल क्या क्या होगा, वही अमीनोफाइलिन और थियोफाइलिन। फिर हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक के बारे में। एंटीकोलिनर्जिक के 3 एग्जांपल हो गए, एट्रोपिन, थियोट्रोपिन, इप्राट्रोपिन, ब्रोमाइड, ठीक है। ये जनरली इनहेलेशन के काम में आता है इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, तो और साल्ब्यूटामॉल भी उसी में होता है। जनरली साल्ब्यूटामॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ ब्रोंकोडाइलेटर। फिर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखो सभी का लास्ट एम क्या होगा, सभी का लास्ट एम यही है कि वो डायलेट करे ब्रोंकस ट्यूब्यूल को, ठीक है, ब्रोंकस ट्यूब्यूल को डायलेट करे और उसके डायमीटर को बढ़ाए। तो साल्ब्यूटामॉल क्या करता है, स्टिमुलेट करता है B2 रिसेप्टर को। अब यदि B2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा जो डायमीटर है ब्रोंकियल ट्यूब्यूल का, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अब वो बढ़ जाएगा तो अच्छे से एक इंसान सांस ले पाएगा, मतलब पेशेंट। मिथाइलजेंथिन वीक CNS स्टिमुलेंट होता है, मतलब ये CNS पे इतना अच्छा वर्क नहीं करता, बट पावरफुल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है। अब स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है तो ये क्या कर देगा, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करवा देगा। एंटीकोलिनर्जिक, अब कोलिनर्जिक नाम से कुछ याद आ रहा है, कोलिनर्जिक नाम से याद आना चाहिए, एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक है ना। ये क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब यदि इस जो एंटीकोलिनर्जिक है वो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के जो ट्रांसमिशन है उसको रोक देता है। अब यदि उसको रोक देगा तो क्या होगा, जो पेरिफेरल नर्व्स है ना उसका ट्रांसमिशन भी रुक जाएगा, क्योंकि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक तक आता है। अब यदि उसका ट्रांसमिशन रुक जाएगा तो जो नर्व का कंडक्शन है वो भी रुक जाएगा। अब यदि वो रुक गया तो उस वजह से जो स्पाज्म जो हमारी बॉडी में है, मतलब जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स में, यदि वही नहीं हो पाएगा तो उसका मतलब जो पेरिफेरल कंडक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, स्पाज्म में वो लीजन हो जाएगा। लीजन मतलब ब्रेकडाउन, मतलब जो स्पाज्म में वो खुल जाएगा। एक होता है स्पाज्म यानी जकड़ना, और वो क्या होगा, धीरे धीरे खुल जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डायमीटर बढ़ जाएगा। फिर हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो यूजेस क्या होते हैं इसके, जैसा कि हमने बताया ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ होता है। अब यदि ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ हो रहा है तो COPD में तो आएगा ही, क्योंकि COPD में कौन कौन सी 3 डिजीज आती है, ब्रोंकियल अस्थमा, एम्फाइसीमा, ठीक है, और COPD और एम्फाइसीमा तो तीनों आ जाएंगी। फिर आता है पार्किंसन डिजीज़। अब पार्किंसन डिजीज़ होता है वो, और जो GI सिकनेस होता है वो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट की वजह से आते हैं। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में बताया था कि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी शो करता है, मतलब इसके क्लासिफिकेशन में एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी था। तो एंटीकोलिनर्जिक कैसे बताएगा, तो वो बताएगा, देखो पार्किंसन जो होता है ना, ये ब्रेन से रिलेटेड होती है, डोपामिन से रिलेटेड, ठीक है, और जो GI सिकनेस होती है वो हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस होते हैं उसकी वजह से होती है। तो उसमें यदि जैसे कोई पर्सन है जिसके जो नोजिया वॉमिटिंग हो रखी है, तो उसमें भी थोड़ा सा रिलीफ दिलाने का काम कर सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म में भी यूज़ होता है इसका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में, मायोकार्डियल इंसफिशिएंसी के केस में भी इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्रेगनेंसी लैक्टेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ नहीं किया जाता, सॉरी। साइड इफेक्ट में बात करें तो नोजिया वोमिटिंग, GI डिस्टर्बेंस, ट्रैकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया और डिजीनेस में इसका ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जो कि एक मतलब एक तरीके से जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, वो साइड इफेक्ट चेक करनी होती है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि प्रॉपर मेथड टीम बताएं, बस यही आती है। फिर हम बात करते हैं एंटासिड के बारे में। एंटासिड क्या होता है, एंटा एसिड मीन्स एसिड के अगेंस्ट वर्क करने वाला। तो एंटासिड में क्या लिख रखा है, एंटासिड ड्रग दैट रिड्यूस एसिडिटी इन स्टोमक बाय न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन स्टोमक। इसमें ये लिख रखा है कि एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इसमें ये नहीं लिखा कि एसिड के प्रोडक्शन को रोकता है। मतलब जो एंटा एसिड है वो एसिड के प्रोडक्शन को नहीं रोकते, वो उसके जो एक्सेस एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट लाइन लिख दिया, दे डू नॉट डिक्रीज प्रोडक्शन बट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इन स्टोमक एंड मेंटेन pH ऑफ स्टोमक। अब ठीक है, एसिड यदि न्यूट्रलाइज हो गया तो pH क्या हो जाएगी, pH बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी। दे आर वीक बेस, ये क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं जो कि ओरली दिए जाते हैं और पेप्सिन के सिक्रेशन को डिक्रीज करते हैं। ये एसिड के सिक्रेशन को डिक्रीज नहीं करते, ये पेप्सिन के सिक्रेशन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब और ये वीक बेस होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमिक और एक होता है नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक वो होता है जो एब्जॉर्बेबल होता है और नॉन सिस्टमिक वो होता है जो नॉन एब्जॉर्बेबल होता है, ठीक है। और एक ही अभी तक एंटासिड मिला है जो कि एब्जॉर्बेबल है, जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। नॉन सिस्टमिक है, उनमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आते हैं। बट इसका मेजर साइड इफेक्ट क्या होते हैं इन तीनों के, कि ये क्या करते हैं, जैसे कि जो एल्युमिनियम और जो कैल्शियम है, अल्का AlCa अल्का, अल्का क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कर देता है, ठीक है। जबकि जो मैग्नीशियम वाला है वो डायरिया कॉज करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसा हमने जो बता दिया ऊपर वही है कि एंटासिड दो तरीके से वर्क करता है, एक तो पेप्सिन के प्रोडक्शन को रोक देगा, दूसरा ये स्टोमक पे वर्क करके एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और उसकी वजह से पीएच को बढ़ा देगा, बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। यूजेस तो एसिडिटी के केस में, पेप्टिक अल्सर के केस में, GERD और इंडाइजेशन के केस में इसका यूज़ होता है, बस यही इसके यूज हो गए। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन वही एलर्जी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, रीनल और लिवर डिसऑर्डर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, मतलब इनमें यूज़ नहीं किया जाता एंटासिड को। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, डायरिया हो गया, एडिमा हो गया, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरमैग्नीसीमिया, इसका साइड इफेक्ट होते हैं। अब एक आइडियल एंटासिड, अब यार हमने बताया कि हमारे एंटासिड एब्जॉर्बेबल भी है, कुछ नॉन एब्जॉर्बेबल भी है, बट एक आइडियली एक एंटासिड को होना कैसा चाहिए, तो वो चीप होना चाहिए, यानी सस्ता होना चाहिए, इजी टू यूज़, मतलब ऐसा नहीं कि यार इसको पहले ऐसे ऐसे करो, तो वो नहीं, इजीली यूजेबल होना चाहिए। नॉन एब्जॉर्बेबल मतलब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो, यदि एब्जॉर्ब हो गया तो वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकता है। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जीरो साइड इफेक्ट होने चाहिए उसके, और लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन होना चाहिए उनका, और क्विक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने लिया उसके 3 घंटे बाद उनको एसिडिटी से रिलीफ लगा रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एक बात और इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि ये 1 घंटे पहले ही इसका, मतलब खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद में, यदि हम पहले ले रहे हैं तो 1 घंटे पहले, और यदि बाद में ले रहे हैं तो 2 घंटे बाद में हमें ये लेना चाहिए। और एक बात और कि इसके बाद हमें जो तीखा खाना होता है, चिली फूड, वो नहीं खाना है। और इसे जनरली एक और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसे यूज़ करने से पहले इसको अच्छे से शेक कर लेना चाहिए, नहीं तो जो इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। फिर लास्ट टॉपिक, आज की लास्ट ड्रग, दैट इज़ एंटीइमेटिक्स। एंटीइमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो एंटीइमेटिक्स क्या होती है, एंटीइमेटिक्स, इमेटिक्स का मतलब क्या होता है, इमेसिस, इमेसिस मतलब होता है वॉमिटिंग, क्या होता है, वॉमिटिंग, ठीक है। वॉमिटिंग को ही हम इमेसिस कहते हैं। तो एंटी इमेटिक्स मतलब वो ड्रग जो कि वॉमिटिंग के अगेंस्ट में वर्क करे, नहीं, जो वॉमिटिंग को रोके, उसको प्रिवेंट करे या उसका ट्रीटमेंट करे, वो एंटीइमेटिक्स होती है, ठीक है। ये किस किस यूज़ में होती है, तो मोशन सिकनेस और ओपियोइड एनाल्जेसिक के साइड इफेक्ट के यूज़ में, और कीमोथेरेपी में भी देते हैं। तो अभी जो कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी क्या होती है, कैंसर के यूज़ में आती है, जो कैंसरस पेशेंट होते हैं उनके लगती है कीमोथेरेपी। तो एक टर्म होती है प्री कीमो, ये जिन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट में वर्क किया है वो थोड़ा समझ सकते हैं कि जो प्री कीमो एक ऐसी टर्म होती है, मतलब ये कैंसर जो ड्रग होती है, कैंसर से रिलेटेड ड्रग जैसे सिस्प्लेटिन, कार्बोक्सीप्लेटिन, है ना, इनसे पहले प्री कीमो को दिया जाता है। प्री कीमो एक तरीके से साइड इफेक्ट को कम करती है कीमोथेरेपी की, ओके। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 6 टाइप की होती है। 6 टाइप में कौन कौन सा होता है, सबसे पहला आता है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक के हम एग्जांपल जानते हैं, हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमीन। फिर हम बात करते हैं एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन के 2 एग्जांपल है, साइक्लिजीन और प्रोमेथाजीन। फिर आता है प्रोकाइनेटिक्स। अब इसमें प्रोकाइनेटिक्स है, प्रोकाइनेटिक्स का एक और नाम होता है डोपामिन एंटागोनिस्ट, ठीक है, डोपामिन एंटागोनिस्ट। तो ये डोपामिन के अगेंस्ट में वर्क करने वाली ड्रग को प्रोकाइनेटिक कहते हैं। इसके 2 एग्जांपल हो गए, MCP मेटक्लोरोप्रोमाइड एंड डोमपेरिडोन, ओके। फिर आते हैं न्यूरोलेप्टिक। न्यूरोलेप्टिक के एग्जांपल है क्लोरोप्रोपामाइन और प्रोक्लोरोप्रोपामाइन भी होता है एक, ठीक है। और फिर आता है 5-HT एंटागोनिस्ट, जो कि ऑनडाइस्टेरॉन, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एंटीमेटिक है, ठीक है। और एक लास्ट आती है एडजस्टिव एंटीइमेटिक्स, एडजस्टिव एंटीइमेटिक्स, जिसका एग्जांपल है डेक्सामेथासोन और कैनाबिनोइड्स में आते हैं, कैनाबिनोइड्स के एग्जांपल होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो लास्टली इनका वर्क क्या होगा, वॉमिटिंग को रोकना, इनका वर्क यही होगा बस। तो एंटीकोलिनर्जिक कैसे करेगा वर्क, एंटीकोलिनर्जिक क्या करेगा, जो नर्व ट्रांसमिशन है उसको रोक देगा, नर्व का जो ट्रांसमिशन है उसको रोक देगा। कहाँ से कहाँ तक, जो वेस्टिबुलर पार्ट है ईयर का, वहाँ से लेकर जो वॉमिटिंग सेंटर जो कि हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, उसमें नर्व का जो ट्रांसमिशन होता है उसको रोक देता है। अब यदि वो रोक देगा तो उसकी वजह से वॉमिटिंग नहीं होगी। यदि वॉमिटिंग सेंटर तक रिफ्लेक्स नहीं पहुंचेगा तो वॉमिटिंग कैसे होगी फिर, है ना। एंटीहिस्टामिन क्या करता है, एंटीहिस्टामिन क्या करता है, ब्लॉक करता है न्यूरोट्रांसमीटर हिस्टामिन को। जैसे कि हम जानते हैं हिस्टामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, अब वो उसको रोक देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सेडेशन आ जाएगा, हमारी बॉडी में क्या जाएगा, सेडेशन आ जाएगा, और ये भी अफेक्ट करता है हमारे वॉमिटिंग सेंटर को, तो उस वजह से भी रुक जाती है। नेक्स्ट आती है प्रोकाइनेटिक। प्रोकाइनेटिक जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रोकाइनेटिक क्या होती है, प्रोकाइनेटिक का दूसरा नाम होता है डोपामिन एंटागोनिस्ट। तो ये क्या करेगी, डोपामिन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब जो डोपामिन के अगेंस्ट वर्क करे। डोपामिन क्या एक न्यूरोट्रांसमीटर है, अब उसको ये क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। जनरली डोपामिन का काम होता है गैस्ट्रिक मोबिलिटी को रोकना, मतलब कम करना इसका काम होता है, बट क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर मतलब इसको ब्लॉक कर रही है डोपामिन को, तो गैस्ट्रिक मोबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक एम्प्टी है, यानी जो हमारा पेट है वो जल्दी जल्दी खाली होगा,
ठीक है, और ये फीकल मैटर के थ्रू ये खाली हो जाएगा और इस वजह से वॉमिटिंग रुक जाएगी। पर इसका एक साइड इफेक्ट है, डायरिया कॉज कर देगी ये, ठीक है, यदि ज़्यादा अमाउंट में ले ली। फिर आता है 5-HT एंटेगोनिस्ट। 5-HT एंटेगोनिस्ट ये क्या करती है, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर जो सेरोटोनिन होता है उसको रोक, उसके जो रिसेप्टर है CNS में और GIT में। CNS में क्यों, क्योंकि वॉमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, CNS के मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और GIT में क्यों, क्योंकि यहाँ से तो वॉमिटिंग जा रही है ना भाई, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है, तो उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से भी वॉमिटिंग कम हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, एडजुसेटिव एंटीमेटिक है, वो क्या करती है, एक तरीके से सेकेंडरी एंटीमेटिक्स की तरह ये वर्क करती है ना। ये प्राइमरी एंटीमेटिक्स जो कि ऑनडास्टेरॉन हो गई है ना, इनके जो मतलब एफिशिएंसी है या इनका इफेक्ट है उनको बढ़ाने का काम करती है बस, ठीक है। फिर इसके यूजेस में हम आते हैं। तो यूजेस देखो, नोजिया वॉमिटिंग हम जनरली सभी के साइड इफेक्ट में लिख रहे थे, ठीक है, बट अब ये एंटीमेटिक है, ये तो भाई नोजिया वॉमिटिंग के यूज में ही आएगी, तो इसके हम यूजेस में नोजिया वॉमिटिंग लिखेंगे। GERD, पेप्टिक अल्सर। अब यदि किसी एक पेशेंट है जिसके पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है और उसके क्या हो रहा है, इरिटेशन होगा। अब यदि बार बार वॉमिटिंग आएगी तो क्या होगा, इरिटेशन हो सकता है उसके में। GERD के केस में भी यही होता है। हाइपर इमेसिस यानी बहुत बार वॉमिटिंग कर ली उसने। प्री ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग है ना, ये जनरली हो जाता है। पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया वॉमिटिंग ये भी होता है। फिर आता है मोशन एंड ट्रैवल सिकनेस, ये भी होता है, ठीक है, इनके केसेस में एंटीमेटिक से यूज होता है। फिर आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो वही प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, एलर्जी तीनों मिक्स होती है। पर कार्डिक एबनॉर्मलिटी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसको याद रखना है ना, इसमें भी इसका यूज़ करते हैं। फिर आते हैं साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट्स में वही ड्राउजीनेस, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ड्रग्स। हमने 5 ड्रग कंप्लीट की। सो प्लीज़ इन सभी को फेरना और जितना हो सके इनको जितना रिवाइज करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से ये मतलब हमारे दिमाग में बैठेगी। और सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यूजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, देखिए जैसे कि हमने अभी देखा हर किसी ड्रग में कॉन्ट्राइंडिकेशन मोस्टली सेम है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और एलर्जी। साइड इफेक्ट भी सेम है, वो तो एंटीमेटिक्स में आ गया नोजिया वॉमिटिंग, वरना सभी में नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। तो हमें याद क्या करना है, उसका इंट्रोडक्शन तो याद हो ही जाएगा, क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे फोकस करना है। एंड मैंने शॉर्ट नोट्स के जरिए आपको ये बताया। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।